नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एयर पोल्यूशन फॉर ऑल आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड गेट एस्पिरेंट्स. So let's begin. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. Which of the following situations favors classical smog formation? इनमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें क्लासिकल स्मॉग फॉर्म होगा? पिछले एमसीक्यूज में मैंने बताया था कि क्लासिकल स्मॉग या लंदन स्मॉग एक ही बात होता है और वो कब फॉर्म होता है? 1. हाई ह्यूमिडिटी, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है. बी. प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. क्लासिकल स्मॉग ऑलवेज फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड का होना जरूरी है. सी. Presence of soot and metal ions. Soot and metals act as catalysts and provide that surface on which photochemical smog formation happens. तो सूट मतलब कार्बन पार्टिकल्स और मेटल आयंस कैटलिस्ट का काम करते हैं और एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे फोटोकेमिकल स्मॉग के रिएक्शंस होते हैं. तो डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज डी. All of these conditions are important for the formation of smog. Question 2. What causes radiative inversion? Radiative inversion क्यों होता है? ए. कूल सर्फेसिस इन विंटर नाइट, जब जाड़े में सरफेस ठंडा हो जाता है, जमीन या सतह ठंडी हो जाती है तब होता है. बी. मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कूल एयर मासेस, जब ठंडी और गर्म हवा मिलती है तब. सी. यूनिक ज्योग्राफी, कोई खास तरह की ज्योग्राफी जैसे कोई घाटी वगैरह उसमें. या डी. ऑल ऑफ द अबव, या सभी कारण है. तो इसका सही उत्तर है ए. कूल सर्फेसिस इन विंटर नाइट. रेडिएटिव इन्वर्जन के लिए क्या होता है कि जो सतह है, जमीनी सतह या कोई जमीन की सतह या कोई पार्किंग लॉट है जिसमें सिर्फ कारें ही कारें हैं, तो कार का जो बॉडी है वो जाड़े के टाइम में ठंडा हो जाएगा. और वो जब ठंडा हो जाएगा तो ऊपर की हवा उस ठंडी सतह को छू के ठंडी हो जाती है और इसलिए जो जमीन के पास वाली हवा है वो ठंडी रहती है और जो ऊपर वाली हवा है वो गर्म भी रहती है. तो इसलिए नीचे ठंडा और ऊपर गर्म हो जाता है, तो इन्वर्जन कंडीशन हो जाता है. इन्वर्जन इज रिवर्स ऑफ लैप्स रेट. सो अबाउट रेडिएटिव इन्वर्जन, when in winter nights the surface of the soil or any metal surface, for example there is a parking lot with lots of cars on it, so all the car surfaces have become cool in winter night, and when this air in the winter night touches the cool car parking lot surface or a cool soil, it becomes cold. So the air that is closer to the ground in the winter nights becomes cold, and the air column above that air is still warm. This is called radiative inversion, and it happens on winter nights. Okay. Question 3. A mass of cool air meets a mass of warm air. The cool air pushes the warm air up. This results in what type of inversion conditions? तो सवाल कहता है कि एक मास ऑफ कूल है, ठंडी हवा और गर्म हवा मिले और जो ठंडी हवा है उसने गर्म हवा को ऊपर ढकेल दिया, तो नीचे ठंडी हवा है अब और ऊपर गर्म हवा है, तो ये इन्वर्जन हो गया. अब इन्वर्जन किस तरह का होता है इस केस में? ए. रेडिएटिव इन्वर्जन, नो. बी. फ्रंटल इन्वर्जन. सी. टर्बुलेंस इन्वर्जन. या डी. सबसिडेंस इन्वर्जन. तो इसमें होगा फ्रंटल इन्वर्जन, बिकॉज कूल एयर और मास और हॉट एयर का मास एक फ्रंट पर आमने सामने मिला, तो फ्रंटल इन्वर्जन. ओके. कूल एयर एंड वार्म एयर, they face each other like a front. It's a frontal inversion. Question 4. Radiative inversion is also called. We just heard about radiative inversion in question number 2. अब radiative inversion को और क्या कहते हैं? A. Ground inversion. B. Landscape induced inversion. C. Subsidence inversion. या D. Turbulence inversion. It is called A. Ground inversion. जमीन से inversion. जमीन ठंडी हुई, ठंडी अगर ऊपर की हवा ने ठंडी जमीन को छुआ, हवा भी ठंडी हो गई. Ground inversion. Question 5. What is negative lapse rate? Simple. It means an increase in air temperature with increase in altitude. For example, temperature inversion. No. It means a decrease in air temperature with increase in height and is denoted by minus T. It means a change in temperature with change in height and becomes negative. C. Decrease in air pressure with increase in height. तो ये होता है A. It means an increase in air temperature with increase in altitude. That is temperature inversion. तो नेगेटिव लैप्स रेट को टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहा जाता है. वाई? बिकॉज लैप्स रेट इज decrease in temperature with increase in altitude, which is the natural phenomenon. But negative lapse rate, the negative of that is happening. What happens? Increase in temperature with increase in altitude. So it's the negative of lapse rate. So it is called temperature inversion. तो नेगेटिव लैप्स रेट जो होता है वही टेम्परेचर इन्वर्जन होता है. नॉर्मल लैप्स रेट क्या है
कि जमीन से जितना हम दूर जाएंगे हवा उतनी ठंडी होगी। पर नेगेटिव लैप्स रेट में उल्टा हो जाता है, जमीन से जितना हम ऊपर जाएंगे हवा उतनी गर्म होगी, और वो गर्म हवा ऊपर होती है और ठंडी हवा नीचे। ये क्यों होता है, उसके कई सारे कारण हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं। तो नेगेटिव लैप्स रेट को ही इन्वर्जन या टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आंसर ये है। क्वेश्चन 6, इन्वर्जन कंडीशंस लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्वर्जन कंडीशन से क्या होता है? ए फैनिंग प्लूम, बी फ्यूमिगेटिंग प्लूम, सी स्मॉग, या डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। जब हम प्लूम्स को पढ़ेंगे, प्लूम में क्या होता है, डर्टी एयर जो फैक्ट्री के चिमनी से निकलती है उसी को प्लूम कहते हैं। और वो फैनिंग प्लूम और फ्यूमिगेटिंग प्लूम जो होता है वो इन्वर्जन कंडीशन से होता है कि हवा का उस वक्त जो टेम्परेचर है हवा का उस चिमनी के मुंह के ऊपर और नीचे वाली हवा के टेम्परेचर में जो फर्क होता है उससे फैनिंग और फ्यूमिगेटिंग प्लूम बनते हैं। स्मॉग, वी ऑल नो स्मॉग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इन्वर्जन कंडीशंस। सो फैनिंग प्लूम, फ्यूमिगेटिंग प्लूम एंड स्मॉग, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ इन्वर्जन। Question 7. Which of the following mathematical formulae denotes relationship between inversion intensity delta T to cloud top radiative cooling? तो पहले हम समझेंगे cloud top radiative cooling होता क्या है. First we should know what is cloud top radiative cooling. So there is a cloud and the top surface of the cloud is exposed to the outer atmosphere, and that top surface radiates heat which escapes into the space, and that is called cloud top radiative cooling. Because of the cloud top radiative cooling, the cloud itself becomes cooler. ठीक है, तो क्लाउड टॉप रेडिएटिव कूलिंग क्या होता है कि जो बादल का ऊपरी सतह है वो जो अपना हीट लूज करता है, वो हीट जो है वो स्पेस में भाग जाता है, चला जाता है, और उसी से बादल ठंडा हो जाता है, उसी को कहते हैं क्लाउड टॉप रेडिएटिव कूलिंग। इससे अर्थ का हीट बैलेंस भी मेंटेन रहता है। तो अब कह रहे हैं कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो रिलेशनशिप बताता है इन्वर्जन इंटेंसिटी और क्लाउड टॉप रेडिएटिव कूलिंग में? तो डी टी जो इन्वर्जन इंटेंसिटी है स्लैश डी डेल्टा टी बाई डी टी। ठीक है, डी डेल्टा टी है इन्वर्जन इंटेंसिटी, चेंज इन इन्वर्जन इंटेंसिटी विच टाइम इज इक्वल टू सी टी आर सी, क्लाउड टॉप रेडिएटिव कूलिंग नेट माइनस बी। बी होता है बफरिंग इंटेंसिटी या बफरिंग इफेक्ट। जैसे क्लाउड जब ठंडा होगा तो उसका कुछ बफरिंग इफेक्ट होगा, क्लाउड अपने आप में एडजस्टमेंट्स करेगा, तो वो होता है बी। तो CTRC क्लाउड टॉप रेडिएटिव कूलिंग ये सिर्फ इसी फॉर्मूला में है, बाकी किसी फॉर्मूला में नहीं है। ये जो है डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर के बारे में है, माइनस डेल्टा पी भी चेंज इन प्रेशर के बारे में, dx by dt। तो A is the correct answer because CTRC cloud top radiative cooling is only mentioned in this formula, not in these two. Hence dt d delta t by dt is equal to CTRC net minus B, where B is the buffering effect happening in the cloud. Question 8. What is subsidence inversion? Another type of inversion. Subsidence inversion वो क्या होता है? A. A layer of air descends and gets compressed and heated. Eventually inversion occurs. एक हवा की पूरी पूरी सतह नीचे आती है और वो दबती है और वो गर्म होती है उस दबने के प्रोसेस में और इन्वर्जन हो जाता है, उसको कहते हैं सबसिडेंस इन्वर्जन। बी, अ कूल एयर मास कम्स इन एंड पुशेस द वार्म एयर अलोफ्ट। या फिर एक ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है और नीचे वाली गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है, ये तो फ्रंटल इन्वर्जन होता है। सी, द लेयर ऑफ एयर इमीडिएट टू अ कोल्ड सरफेस गेट्स कूल्ड। नो, the layer of air immediate to a cold surface, when it gets cooled, it's called radiative inversion. We just saw it in the previous section. Question D, a calm layer of air overlies a turbulent layer of air. ये भी नहीं। Correct option is A, a layer of air descends and gets compressed and heated because of that compression, and that's why an inversion occurs, and this is called subsidence inversion. It is called subsidence inversion because the layer of air descends or subsides. तो layer of air जब descends मतलब हवा की एक पूरी सतह नीचे आती है, सब्सिडेंस का मतलब होता है नीचे आना, तो हवा की जब सतह नीचे आती है और उसकी वजह से कंप्रेशन होता है और हीट पैदा होता है उस सतह में और फिर इन्वर्जन होता है, उसको कहते हैं सबसिडेंस इन्वर्जन। सबसिडेंस का मतलब होता है नीचे आना और दबना। ठीक। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज लाइकली टू कॉज इन्वर्जन? अब अगेन इसमें से कौन सा कंडीशन है जो इन्वर्जन कॉज करेगा? कोल्ड लैंड सर्फेस ऑन अ विंटर नाइट, अ कोल्ड एयर करंट मीटिंग अ वार्म एयर करंट इन अ बेसिन, अ स्टिल लेयर ऑफ एयर ओवर अ टर्बुलेंट एयर। ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशन से अलग अलग तरह के इन्वर्जन होते हैं। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इन्वर्जन? अब इनमें से कौन सा ऐसा इन्वर्जन है जो सबसे फ्रीक्वेंट होता है, सबसे ज्यादा होता है? ए, रेडिएटिव इन्वर्जन ऑन अ क्लियर स्टिल नाइट। बी, मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर अंडर वार्म एयर एट अ फ्रंट।
C. Warm air being lifted up in a valley. या D. Turbulent air cooling below a still warm layer of air. आंसर है ए, रेडिएटिव इन्वर्जन ऑन अ क्लियर स्टिल नाइट, क्योंकि पूरा जाड़े का जो मौसम है उसमें हमेशा धरती ठंडी हो जाएगी और वो हीट रेडिएट करके ठंडी हो जाती है और उसको ठंडी धरती को छू के हवा भी ठंडी हो जाती है. सो रेडिएटिव इन्वर्जन इज द मोस्ट कॉमन फेनोमेनन दैट ऑकर्स थ्रू आउट विंटर्स इन द इंटायर across the entire planet. Question 11. What would be the likely weather condition below a low layer of temperature inversion with high humidity? तो कोई टेम्परेचर इन्वर्जन का लेयर है जो कि जमीन के काफी पास है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो किस तरह का मौसम होगा उस केस में? ए. स्मूथ एयर, पुअर विजिबिलिटी, फॉग, हेज एंड लो क्लाउड्स. यहाँ पे वी हैव टू पे अटेंशन दैट लो लेयर ऑफ टेम्परेचर, सो दैट स्मूथ एयर, पुअर विजिबिलिटी, फॉग, हेज एंड लो क्लाउड्स. चांसेस आंसर इज ए. जब भी इन्वर्जन काफी जमीन के पास होगा तो और मॉइस्चर भी होगा तो फिर उससे धुंध होगी और धुंध की वजह से कोहरा होगा, हेज और पुअर विजिबिलिटी होगी, दूर तक दिखाई नहीं देगा, ठीक ठीक से दिखाई नहीं दे सकता है आपको उसमें. हवा शांत होगी क्योंकि शांत हवा है तभी वो सारा जो पोल्यूटेंट है वो मॉइस्चर के साथ मिक्स होके स्मोक और फॉग मिलके स्मॉग बना देगा. और लो क्लाउड्स, क्योंकि ये जमीन के काफी पास हो रही है ये सारी गतिविधि, तो इसलिए बादल भी जमीन के काफी पास होंगे. बी. टर्बुलेंट एयर, पुअर विजिबिलिटी, फॉग, लो स्ट्रेटस क्लाउड्स, माइल्ड शावर्स. टर्बुलेंट एयर और टेम्परेचर इन्वर्जन का आपस में नाता नहीं है. Turbulent air and temperature inversion are not related. When there is still air, then there is temperature inversion. C. Light wind, poor visibility, haze and mild rains. ये भी नहीं, non C में भी नहीं. A is the correct answer. Question 12. What is lapse rate? Lapse rate, very easy question. Change in temperature with increase in height above sea level. B. Rate of decrease in temperature with increase in height above sea level. C. Increase in temperature with increase in height above sea level. या D, all of the above. Correct option is B. Rate of decrease in temperature with increase in height above the sea level. किस रेट से सी लेवल के ऊपर टेम्परेचर घट रहा है, जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर हम बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन हाइट हो रहा है, उसी को कहते हैं लैप्स रेट. क्वेश्चन 13. नेगेटिव लैप्स रेट इज आल्सो कॉल्ड ए. टेम्परेचर इन्वर्जन, बी. टेम्परेचर रिवर्जन, सी. एडियाबैटिक लैप्स रेट या डी. प्लूम. टेम्परेचर इन्वर्जन, वेरी इजी. क्वेश्चन 14. Which of the following mathematical equations describes लैप्स रेट? अब लैप्स रेट का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, क्योंकि कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं. एल लैप्स रेट इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी जी. डी टी यहाँ पर टी इज द टेम्परेचर, डी जी इज द हाइट. एल इज इक्वल टू डी टी बाई डी जी, एल इज इक्वल टू डी जी बाई डी टी या एल इज इक्वल टू माइनस डी जी बाई डी टी. लैप्स रेट इज डिस्क्राइब्ड बाई एल इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी जी. नेगेटिव ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, माइनस डी टी मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर, बाई डी जी मतलब हाइट. सिंपल. क्वेश्चन 15. What are the different types of lapse rates? अब अलग अलग तरह के lapse rate कौन से होते हैं? A. Adiabatic lapse rate, B. Environmental lapse rate, C. Dry adiabatic lapse rate या D. Moist adiabatic lapse rate. Choose from the codes below. Only A, only B, A and B या all of the above. Answer is D, all of the above. Adiabatic lapse rate, environmental lapse rate, dry adiabatic lapse rate, moist adiabatic lapse rate, ये सब कुछ होता है. अभी तक हमने इन्वर्जन के अलग अलग टाइप्स पढ़े, पर लैप्स रेट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. एडियाबैटिक होता है, एनवायरमेंटल होता है, ड्राई एडियाबैटिक होता है और मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है. क्वेश्चन 16. द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट इन स्टेशनरी एटमोस्फेयर इज कॉल्ड. जब स्टिल एटमोस्फेयर, शांत वातावरण में रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट, हाइट के साथ जब तापमान घटता है, उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट या वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट. उसको कहते हैं ए. इन्वायरमेंटल लैप्स रेट. शांत माहौल है, कोई हवा का मूवमेंट नहीं है और तापमान जब हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो वो घट रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है. ठीक है. क्वेश्चन 17. रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ एन एयर पार्सल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन एलिवेशन इज कॉल्ड. तो एक एयर का पार्सल है और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे वो वातावरण के हिसाब से कंप्रेस या तो दब रहा है वो एयर पार्सल या फिर एक्सपैंड हो रहा है वो एयर पार्सल. तो इसको क्या कहते हैं? ए. एडियाबैटिक लैप्स रेट, बी. इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, सी. मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट या डी. ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. करेक्ट ऑप्शन इज ए. एडियाबैटिक लैप्स रेट. एडियाबैटिक लैप्स रेट मोस्टली जो है हवा के, जब हवा जमीन से ऊपर उठेगी तो वो कितना फैलेगी या कितना दबेगी उस पर निर्भर करता है. क्वेश्चन 18. Which of the following could be used to determine if the atmosphere is stable or not?
अब इनमें से कौन सा है जो इस बात को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि एटमॉस्फेयर स्टेबल है या नहीं? ए एग्जिस्टिंग लैप्स रेट, बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी सरफेस टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन इज ए एग्जिस्टिंग लैप्स रेट। जो एग्जिस्टिंग लैप्स रेट है, जो अभी लैप्स रेट है उस जगह का, उससे ये पता चल जाएगा कि जो वातावरण है वो स्टेबल है या नहीं। क्योंकि अगर वातावरण अनस्टेबल है तो लैप्स रेट अलग होगा, और अगर स्टेबल है तो लैप्स रेट अलग होगा। क्वेश्चन 19, व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स एंड प्रेशर एट MSL? MSL मींस मीन सी लेवल, याद रखिएगा। MSL स्टैंड्स फॉर मीन सी लेवल इन एनवायरमेंटल साइंसेस। दूसरे सब्जेक्ट्स में MSL का मतलब कुछ और भी होता है, पर इन्वायरमेंटल साइंसेस में MSL मींस मीन सी लेवल। अब मीन सी लेवल पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? ए 15 डिग्री सेल्सियस एंड 1013.25 मिली बार्स, या बी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी, सी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 760 mm ऑफ मर्करी, डी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 101.325 किलो पैस्कल्स ये प्रेशर होता है। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स में लिखा हुआ है लेकिन है सभी एक ही बात। तो मैंने जानबूझकर एक क्वेश्चन डाला था ताकि आपको पता चल सके कि अलग अलग यूनिट्स में चीजें कितनी अलग दिखती हैं पर होती एक ही है। जैसे ये 1013.25 मिलीबार्स is the same as 29.92 inches of mercury. It's the same as 760 mm of mercury, and it's the same as 101.325 kilopascals of air pressure. ठीक है, 15 degree is same as 59 degree Fahrenheit. 15 degree Celsius is same as 59 degree Fahrenheit. So all these options saying the same thing in different units. Question 20. What is dew point? अब dew point क्या होता है भाई? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A, the temperature at which air becomes saturated and condensation begins to form dew drops. वो तापमान जब हवा जो है वो मॉइस्चर से सैचुरेट हो जाती है कि और मॉइस्चर नहीं ले सकती है, और कॉन्डेंसेशन शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ओस बनने लगती है। B, the temperature at which the rate of evaporation equals rate of condensation. या वो टेम्परेचर जिसमें इवेपोरेशन और कॉन्डेंसेशन का रेट सेम हो जाता है। C, the temperature at which dew always forms. जिस तापमान पर ड्यू यानी ओस हमेशा बनती है। या डी, द टेम्परेचर एट विच प्रेसिपिटेशन ऑकर्स, जिस तापमान पर किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन होता है जैसे कि बारिश या स्नो। चूज फ्रॉम द कोड्स बिलो। ओनली ए इज करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आंसर इज बी, ए एंड सी आर करेक्ट। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिगिंस टू फॉर्म ड्यू ड्रॉप्स, कि हवा जो है मॉइस्चर से सैचुरेट हो जाती है और ओस बनने लगती है। इसलिए ओस अक्सर भोर में बनती है, क्योंकि जब हवा का तापमान बहुत कम हो जाता है तो जितना मॉइस्चर हवा में है वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका होता है। कम तापमान पे हवा जल्दी सैचुरेट हो जाती है और फिर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है हवा का वो ओस बना देता है भोर के वक्त। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी क्यों सही है? द टेम्परेचर एट विच ड्यू ऑलवेज फॉर्म्स, जिस तापमान पर ओस हमेशा बन जाए उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, और वो तापमान भोर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन 21, if the temperature of a given parcel of air decreases at the rate of 3 degrees Celsius every 2 kilometer of ascent, then what will be the lapse rate? Temperature of the given parcel decreases, तो lapse rate हम जानते हैं rate of decrease of air temperature with increase in height। तो आंसर कितना होगा? आंसर विल बी ए 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय पर किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 22, which of the following statements about plumes is are correct? प्लूम्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, प्लूम्स आर अ कॉलम ऑफ पोल्यूटेड एयर कमिंग आउट ऑफ अ स्टैक। एक पोल्यूटेड एयर का कॉलम है जो एक स्टैक या चिमनी से बाहर आता है। बी, दे आर वर्टिकल बॉडी ऑफ वन फ्लूइड मूविंग थ्रू अनदर, या वर्टिकल बॉडी ऑफ वन फ्लूइड मूविंग टू अनदर। एक फ्लूइड है वो दूसरे फ्लूइड में मूव कर रहा है वर्टिकली, वो भी होता है। तो दोनों ही बातें सही है। प्लूम्स आर कॉलम्स ऑफ पोल्यूटेड एयर coming out of a stack, and they are vertical bodies of one fluid, because polluted air is one type of fluid and environmental air is another type of fluid, and when one type of fluid, that is polluted air, moves through another, that is environmental air, that is called plume. C, plume is the path and extent of gaseous pollutants emitted from a source, usually a stack. plume वो एक रास्ता है और जिस तरह से gaseous pollutant जो चिमनी से निकलते हैं और वो हवा में जैसे जाते हैं उस रास्ते को प्लूम कहते हैं। D, the behavior of plumes is governed by the localized air stability of the surrounding air. और प्लूम का किस तरह से व्यवहार होगा वो उस बात पर डिपेंड करता है कि आसपास की एयर कितनी हवा कितनी स्टेबल है या नहीं है। अब सही उत्तर चुनिए, चूज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स।
Option A and B are correct. Option B and C are correct. Option C, A, B and C are correct. But D is wrong here. D, A, B, C and D are correct. Correct option is D. All of them are correct. So please understand each of these statements very carefully. These are all correct statements about plumes. जितनी बातें हैं plumes के बारे में सभी कुछ सही हैं. Question 23. According to the Gaussian plume model, H is equal to Hs plus delta H, where Hs is equal to stack height, delta H is equal to plume rise above the stack, Hs is equal to height of plume above the source or the stack A, or and D, delta H is equal to stack height. अब कौन सा सही है? Choose the correct option from the codes below. You have to choose the correct option. A, only A and B are correct. A is this and B is this. So A option says that only A and B are correct. B, only A and D are correct. A is correct and D is correct. C, only C and D are correct. Yeah, D, only B and C are correct. B is this and C is this. So B and C. Correct option is A, only A and B are correct. Hs is equal to stack height, where S stands for stack and H stands for height. And delta H is equal to plume rise above the stack height. So the height till which the plume rises above the stack is called delta H. So only A and B are correct. C and D are not correct. ठीक है? Hs stack height होता है और delta H plume rise होता है. मतलब प्लूम जो निकला चिमनी से वो चिमनी के ऊपर कितना वर्टिकली ऊपर कितना गया वो होता है डेल्टा एच. तो ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं. सी और डी सही नहीं है. क्वेश्चन 24. व्हाट डज द गॉसियन प्लूम मॉडल डिस्क्राइब? गॉसियन प्लूम मॉडल क्या दर्शाता है? ए, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इन एम्बिएंट एयर आफ्टर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम अ सोर्स. सो कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा एयर पोल्यूटेंट्स का और किस तरह से वो एयर पोल्यूटेंट वातावरण में फैलेंगे वो बताता है. एक बार चिमनी से निकल जाएगा एयर पोल्यूटेंट तो. बी, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड इन अ वाटर बॉडी, या फिर एक सोर्स से एक नाली से अगर वाटर पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा है वाटर बॉडी में तो किस तरह से वो फैलेगा उसको बताता है. या सी, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, या फिर कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फर्क आप जानते हैं. तो कोई भी सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिलेगा तो वो किस तरह से मिलेगा ये वो बताता है गॉसियन प्लूम मॉडल. या डी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इन एम्बिएंट एयर आफ्टर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम अ सोर्स. क्योंकि प्लूम लिखा है और गॉसियन प्लूम मॉडल में क्या होता है? प्लूम. तो प्लूम होता है जब एयर पोल्यूटेंट निकलता है किसी चिमनी या स्टैक से और वो जिस तरह से निकलता है उसको प्लूम बोलते हैं. Answer is A, because the word plume is written here and the distribution of air pollutants in ambient air is also called plume when they are released from a source which is usually stack or chimney. So that's why Gaussian plume model would describe A. ठीक है? Question 25. Which of the following factors affect the behavior and dispersion of plume? अब इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिस्पर्जन ऑफ प्लूम को और प्लूम बिहेवियर को? ए, एनवायरमेंटल लैप्स रेट और ईएलआर. बी, डायोर्नल टेम्परेचर वेरिएशंस. सी, सीजनल वेरिएशन इन वेदर. या डी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि एनवायरमेंटल लैप्स रेट या ईएलआर मतलब आसपास की हवा का लैप्स रेट क्या था? डायोर्नल लैप्स रेट की दिन है या रात है उस हिसाब से लैप्स रेट डायोर्नल वेरिएशन टेम्परेचर वेरिएशन होता है. या सीजनल, गर्मी में टेम्परेचर का हिसाब किताब कुछ और होता है, जाड़े में कुछ और होता है. और इन सब से आसपास के जो एयर की स्टेबिलिटी है उसको फर्क पड़ता है. और जब एयर की स्टेबिलिटी को फर्क पड़ेगा तो प्लूम का जो बिहेवियर होगा, जो प्लूम मतलब जो पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स होंगे हवा में उस पर भी प्रभाव पड़ेगा. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले एमसीक्यू वीडियो में. तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. सी यू अगेन.